आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने NiCO का होल 4 देखा था कि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि NiCl का Cl4 की चार्ज लगी है -2 अनुचुंबकीय होता है। तो आज बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सपोज मुझे देखना है Fe H2O का होल 6 चार्ज लगा है +3, इस पर चर्चा करनी है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसका विन्यास करते हैं। तो Fe का आप जानते हो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 26 होता है। जब इसका विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 3d6 4s2 और लिखना चाहें तो 4p0। अब बच्चों इसके बाद में क्या करेंगे, D में कुल कितने कक्षक बनते हैं, तो D में बनते हैं 5, S में बनता है 1 और P में बनते हैं 3। कुल कितने इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको 2 और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसके बाद में फर्दर हम लोग करते क्या है कि इस संकुल में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं Fe + 6H2O इज इक्वल टू, इस पे जो चार्ज होता है वो चार्ज लिख देते हैं। Fe की हमें निकालनी है +6 × H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी 0 होती है, इज इक्वल टू 3। Fe इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो कुल मिला के Fe की ऑक्सीडेशन 3 आई, तो कुल मिला के इससे 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। तो बच्चों जब Fe से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Fe कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe ट्रिपल प्लस में। Fe ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक ये छठवां इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कुल मिला के अब इसका विन्यास बचेगा अब क्या बचेगा जरा देखिए, 1 2 3 4 5, ये 3d और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 0 हो गया और ये 4p। अब बच्चों इसमें जो H2O है वो कहाँ पर जाएगा, H2O वीक लिगेंड होता है तो इसलिए उसको जाने के लिए 6 हमें कक्षक चाहिए। कैसे, संकरित कक्षक चाहिए। तो अभी आपके पास में खाली कितने कक्षक हैं, 4 हैं, तो आप यहाँ पर 4d का भी इस्तेमाल करोगे। 4d में कुल कितने बनेंगे, 5 कक्षक बनेंगे। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन क्या, H2O, एक H2O अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक H2O यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कुल मिला के बच्चों किस में गया है, एक S में, P 3 में और D 2 में। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर अष्टफलकी होगी। बीच में बैठा दो आप Fe को, यहाँ पर। तब Fe से H2O को आपको ऐड करना है तो चलिए H2O OH2 OH2 H2O H2O and H2O।
ये बच्चों बन गई स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चों, क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो यस, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि Fe H2O का होल 6 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी प्रकृति प्रबल अनुचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय होगी, प्रबल अनुचुंबकीय होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों को VBT के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों इसी क्रम में अगर हम एक और देख लें, जरा ध्यान देना, जैसे हम ले लें FeCN का होल 6 और चार्ज -3। आइए चलिए इसको चेक कर लेते हैं पर इसमें क्या होगा। तो आपको सबको पता है, सबसे पहले Fe का आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर इसका विन्यास लिखेंगे 3d64s2 4p, 0 लिखना चाहो तो लिख दो। D में कुल मिला के 5 ऑर्बिटल बना लीजिए, S में 1 ऑर्बिटल और P में 3 ऑर्बिटल। चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 हैं। इसके बाद में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि आपको पहले बताया तो वैसे निकाल लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी। अगर निकालना चाहो तो चलो इधर साइड में निकाल लेते हैं। Fe + 6Cn = -3। तो Fe + 6Cn की -1 = -3। तो Fe -3 प्लस का 6, तो Fe कितनी आ जाएगी 3। जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होते। तो चलिए अब Fe से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अब जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 5। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 बचे, बस यही तो बचेगा। ये आपका 3D वाला हो गया, ये 4S वाला हो गया और ये 4P वाला। बच्चों इस बार Fe से अटैच होने जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होता है। तो बच्चों होगा क्या, जरा ध्यान देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इधर। इस प्रकार से इनकी जंपिंग हो जाएगी। तो अब फाइनली हो क्या आ जाएगा, जरा देख लीजिए फाइनली क्या होगा। तो आप लिखोगे FeCN का होल 6, चार्ज लगा है -3 में Fe ट्रिपल प्लस का विन्यास क्या हो जाएगा, ये वाले जरा देख लीजिए इसको, 1 2 3 और ये इसमें आ गया। इसको दूसरे कलर से चलो बनाते हैं, जो आए हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनको इस कलर से बनाना है ये। अब बच्चों इसको कितनी कचकें प्रोवाइड करानी थी, 6 रिक्त कचकें। तो देखो 2 ये, 1 ये 3 और 3 6। तो 1 CN बच्चों आपका 1 CN यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर 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 आ जाएगा। 1 CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, 5वां CN और छठा CN।
तो किस किस में गया है बच्चों, ये गया है किसमें किसमें गया है, D2 D2 sp3। तो हाइब्रिड एडिशन क्या आ गया इसमें, D2 sp3। अभी जो हमने इसके पहले बताया था उसमें sp3 D2 आया था, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों में ही सेम बनती है। इसकी भी स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, तो बीच में बना दो Fe, अटैच कर दीजिए इससे Cn। तो एक Cn इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और चार्ज चढ़ा दीजिए इस पर। कितना था, माइनस का 3। अब बच्चों ये प्रबल अनुचुंबकीय तो नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसलिए अनुचुंबकीय होगा। तो लिखेंगे चूंकि FeCN6 चार्ज लगा है -3 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। बच्चों इसमें आप देख रहे हो कि N-1D कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कक्षक संकुल या न्यून चक्रण यौगिक, या न्यून चक्रण यौगिक। याद है आपको, हमने संयोजी बंध सिद्धांत में बताया था न्यून चक्रण यौगिक और उच्च चक्रण यौगिक। तो ये है न्यून चक्रण यौगिक। क्या है बच्चों, ये न्यून चक्रण यौगिक है। और इसके पहले वाला जो आपने देखा था, ये वाला, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। और इसको हम लोग क्या और दूसरे नाम से बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कक्षक जटिल यौगिक, या इसको उच्च चक्रण जटिल यौगिक, उच्च चक्रण जटिल यौगिक। बच्चों इसको हम छोटा किए दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की ओर। किसकी ओर चलते हैं बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की ओर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत। बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा कर लें। सबसे पहले कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या, फिर उसके बाद में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बिंदु क्या कहता है आपसे, पहला बिंदु ये कहता है संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु
क्या संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है। पहला पॉइंट। आइए दूसरा पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक ऋणावेशित लिगेंड को ऋणात्मक बिंदु जबकि उदासीन लिगेंड को बिंदु द्विध्रुव माना जाता है, बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3। धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतः वैद्युत स्थैतिक होते हैं। पूर्णतः वैद्युत स्थैतिक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु आयन के ऑर्बिटलों में या कक्षकों में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट पर। आइए चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है? किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन में पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, ऊर्जा कैसी होती है बच्चों? समान होती है। अगला पॉइंट।
पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए। यदि लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र यदि लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, यदि लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कैसा है बच्चों? लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कैसा है? सममित है। कैसा है? सममित है। तब डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं। बच्चों अगर लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कैसा है? सममित है, तब कक्षक कैसे होते हैं? तब कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं। परंतु अधिकांश संकुलों में लिगेंड द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता अतः अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। अतः उनकी अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। देखो जब बच्चों जरा देख लीजिए, यदि लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित है, यदि लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कैसा है? सममित है तो वो क्या होता है? डी कक्षक अपभ्रष्ट रहते हैं। परंतु होता क्या है कि अधिकांश संकुलों में लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता है, और सममित नहीं होता है तो उनकी अपभ्रष्ट अवस्था कैसी हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तथा संकुल आगे देख लीजिए इसमें में, तथा संकुल में डी कक्षक T2G तथा EG समुच्चयों में विभक्त हो जाते हैं। लिगेंडों के असममित वैद्युत क्षेत्र
लिगेंडों के असममित वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट डी कक्षकों का T2G तथा EG समुच्चयों में विभक्त होना, क्या कहलाता है? DD विपाटन कहलाता है। क्या कहलाता है? DD विपाटन कहलाता है। अगला पॉइंट चाहे थोड़ा यहीं पे लिख लो, इससे इस DD विपाटन में कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और इस T2G एवं EG कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को CFSE यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों होता क्या है, जो हमारे समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं उनकी CFSE का मान अलग अलग होता है। तो अगला पॉइंट लिख के दे रहे हैं, किसी धातु परमाणु के लिए चतुष्फल के लिए समन्वय संख्या 4 व समन्वय संख्या 6 के लिए विपाटन ऊर्जा में निम्न संबंध होता है। निम्न
संबंध होता है। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ, ये होता है। बच्चों इसको हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों? ये है क्रिस्टल 6 सिद्धांत, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। 5th का कुछ पार्ट आएगा इसके बाद में। अब ये अगेन आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।